वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस सेगमेंट में आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं अमर अरविंद स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज रक्षाबंधन है, उसकी ढेरों बधाइयाँ। आप लोग अच्छे तरीके से रक्षाबंधन मनाइए और खूब खुशियां बांटिए एक दूसरे के बीच, भाई बहनों के बीच, परिवार के बीच। आज 22 अगस्त है, तो राष्ट्रीय संस्करण में दैनिक जागरण में पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ओरिएंट कौन से न्यूज़ आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, उस पर आज विशेष चर्चा की जाएगी। उससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पर अभी जुड़े हैं, नए नए व्यूअर हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, हमारे मित्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो हमारे पुराने मित्र हैं, चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। युक्ति बहुत सा इस सेगमेंट के अतिरिक्त न्यूज एनालिसिस के अतिरिक्त बहुत सा कार्य आपके साथ कर रहा है, उसके साथ जुड़िए और जो भी परीक्षा उपयोगी सारगर्भित मटेरियल है उसे आप लोग प्राप्त कीजिए और अपने अध्ययन को और भी रिच कीजिए और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए युक्ति टॉप 10 सीरीज़ लाता है, जो करंट अफेयर्स का होता है। बीपीएससी स्पेशल सीरीज चल रहा है, जल्द ही यूपी स्पेशल सीरीज भी चलेगा। उसके साथ ही साथ आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया जाता है जो न्यूज़पेपर में कवर किया जाता है। उसके अतिरिक्त भी जो चीज़ें बच जाती है उस पर विशेष चर्चा की जाती है। उस टॉपिक को आप लोग ज़रूर देखिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वो उस पर हर तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहता है उस पर हर तरीके से विचार विमर्श किया जाता है। सारे उसके डायग्राम डायस्पोरा की बात की जाती है। तो इस प्रकार आप लोग उस सेगमेंट को ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को उपयोगी आप लोगों के लिए साबित हो। चलिए आज के न्यूज़ में आपके लिए क्या ओरिएंट है उस पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसे चेंज कर लूँ। चलिए, तो हालिया 15 अगस्त के बाद से जो न्यूज़ तालिबान में आया है तो उससे संबंधित बहुत से न्यूज़ आप लोगों को अब कम से कम 15 दिन तो ज़रूर ये खबर में रहेगा जब तक तालिबान अपने मूल प्रवृत्ति के रूप में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे वो कार्य करेगा, जब तक सरकार गठन नहीं हो जाता है, सर्विस देश सदस्य इसे मान्यता नहीं देते हैं, यूएनओ में इसकी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक यह चर्चा में रहेगा। तब तक आप लोग इस पर नज़र बनाए रखें। पूर्व के वीडियो को जाके देखिए, उसमें तालिबान के संबंध में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है अफ़गानिस्तान की स्थिति के संदर्भ में। तो आप लोग वहां से टाई अप करके एक दूसरे के साथ न्यूज़ को आगे बढ़ाते रहिए। ये एक न्यूज़ आप लोग पढ़ सकते हैं। कल्याण सिंह जी का कल निधन हो गया, तो उनके संदर्भ में बहुत सारा न्यूज़ आज कवर किया गया है। वो कदावर नेता भारत के राजनीति में किस रूप से थे, तो इसमें आप लोग न्यूज़ जानिएगा। यूपी वाले खासकर ज़रूर जानिएगा क्योंकि यूपी और जो भी एग्ज़ाम होगा इनसे संबंधित कुछ न्यूज होगा, इनके कार्यकाल से संबंधित होगा, इनके द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चलिए, आप लोगों के संबंध में ये आप लोग को न्यूज़ जरूर जाननी चाहिए और इसका की पॉइंट भी इसके साथ आया है। पीटी ओरिएंट, मेंस ओरिएंट और इंटरव्यू ओरिएंट, तो सभी चीज़ों पर बात करेंगे। महबूबा ने केंद्र को दी धमकी, मत लो सब्र का इम्तिहान मिट जाओगे। तो इस प्रकार का बयानबाजी शुरू हो रहा है तालिबान के संदर्भ में। तो स्पष्ट पहले ही कर दिया जाए, एक सिविल एस्पिरेंट और एक राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में, कि इस प्रकार का बयान आप लोगों के लिए सही नहीं है। एक नेता के लिए इस तरह आपकी छवि भी खराब होती है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो कितने भी हमारे पास क्षेत्रीय स्तर पर विवाद क्यों ना, राष्ट्रीय जब स्तर की बात आती है तो हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में ही आगे बढ़ते हैं। विवाद हमारा क्षेत्रीय कितना भी रहा हो, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकीकरण हमें एकत्र करता है। तो इस संदर्भ में आपका बयान आता तो बहुत बेहतर होता है। और तालिबान किसी भी रूप से भारत के जो भारतीय राजनीति है, भारतीय समावेश है, उसको बदल नहीं सकता है, उसके समाजीकरण को तोड़ नहीं सकता है। हमें अटूट अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है। तो इस प्रकार का बयान जो आ रहा है तो किस रूप से उसे देखना चाहिए, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इससे संबंधित चीज़ें हैं। क्यों इस तरह बयानबाजी, छटपटाहट इन लोगों के बीच उठ रही है, इससे संबंधित चीज़ों को आप लोगों को जानना चाहिए। क्या राष्ट्रीय एकीकरण के संदर्भ में जम्मू कश्मीर का जो मामला है क्या उचित
उचित किस संदर्भित है, किस रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पूर्व में यह बोला जाता था कि भारत सरकार नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे 7 सिस्टर स्टेट जो कहे जाते हैं उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर सरकार की नीयत सही हो, सरकार का अगर कर्तव्य विकास और उससे संदर्भित चीज़ें हों तो विकास किसी भी स्टेट का कराया जा सकता है, वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो, साउथ का स्टेट हो या ईस्ट वेस्ट का स्टेट हो, तो या किसी भी स्टेट की मिडिल का किसी का भी ले लीजिए आप, तो उसका विकास कराया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आप नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट सिस्टर से देखने को मिल सकता है, जहां हम 75 जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता प्राप्ति, उसमें अगर किसी स्टेट के साथ रेल सेवाएं नहीं जुड़ी हैं, ज़रूरत की सेवाएं नहीं जुड़ी, परिवहन की सेवाएं नहीं जुड़ी हैं, तो समझ सकते वो स्टेट किस रूप से पिछड़ा रहा होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी भी इस ओर कार्य हो रहा है। तो इसी संदर्भ में आप इस चीज़ को देखिए कि जम्मू कश्मीर के मामले में सरकार की नीति क्या है, नियति क्या है। तो इसको समझने के लिए विभिन्न न्यूज़ देखनी होगी, उसके संदर्भ में की पॉइंट आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। परीक्षा उपयोगी की नोट क्या हो सकता है उसे देखिए। 370 हमेशा चर्चा में रहेगा, हमेशा जब ये बयानबाजी होगा, जब भी आप लोगों को इस प्रकार के न्यूज़ मिलेंगे, विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक मत किया जा रहा है, तो इसके संदर्भ में तो 370 की चर्चा हमेशा रहेगी। तो 370 को आप लोग जानिए। पूर्व के स्टूडेंट इसे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं, नए नए व्यूअर हैं, जो नए नए तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, जो यूपीएससी हो या पीसीएस, सभी के लिए यह जरूरी है। तो चलिए उनके लिए तो खास है जो नए हैं। तो 370 क्या है, कैसे बना, इसे जानिए। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इसका मूल मसौदा पेश किया गया। याद रखिएगा, ये भारतीय संविधान का मसौदा नहीं है, जो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, वो मसौदा उसमें नहीं था। ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा प्रस्तुत एक मसौदा था, जिसको हमारे संविधान में स्थान दिया गया। तो संविधान और विचार विमर्श के बाद संशोधन विचार विमर्श के बाद 27 मई 1949 को संविधान सभा ने अनुच्छेद 306 के रूप में इसे पारित किया। बाद में इसे अनुच्छेद 370 के रूप में शामिल कर लिया गया। तो यह कब हुआ? 27 मई 1949। 27 मई 1949 डेट थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि डेट ओरिएंट है ये, इसलिए 306 ए के बाद या 370 में शामिल हो गया। तो पास किस रूप से हुआ था? तो 306 के रूप में, और 370 में शामिल हो गया। 17 अक्टूबर 1949 को 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। कब बना? 17 अक्टूबर 1949 को। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का भी चर्चा आप लोगों को बार बार मिलेगा। ये क्या है, इसे जान लीजिए। विलय प्रारूप, जब ब्रिटिश भारत छोड़ के जा रहे थे तो भारत का 2 टुकड़ा करके गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो जो हमारा देसी रियासत था या ब्रिटिश रियासत जो भी था, जिसके संदर्भ देसी रियासत किस देश में जाना चाहते उसको स्वतंत्रता दी गई थी कि वो आप भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल हो सकता है या स्वतंत्र हो सकता है। इसी स्थिति को इंगित करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कराया गया था, विलय पत्र। आप किसी में जाने के लिए स्वतंत्र है। इस विलय प्रारूप को 25 जुलाई 1947 गवर्नर जनरल माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी रियासतों को बुलाया गया। जो देसी रियासत थे उनको बुलाया गया। कब? 25 जुलाई 1947 को, कि आप लोग विलय पत्र आप लीजिए, साइन कीजिए, आप किस में जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान में जो जाना चाहते हैं, अगर वो जाते तो विधिवत रूप से उनका हस्तांतरण किया जाएगा। इंडिया में जो जाना चाहते हैं वो इंडिया में हस्तांतरण उनका किया जाएगा। उनके बाद वैधानिक, संवैधानिक और जो देश के रूप में स्टेटस क्या होगा, इस रूप से ही होगा जिस देश में वो शामिल होंगे। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर किया गया। उससे पहले बहुत सा खिचड़ी परोस चीज़ें हुई थी, उससे आप लोग अलग वीडियो बनाया जाएगा, उस पर आप लोग देख लीजिएगा क्या स्थिति थी, इतना लेट क्यों हो गया था, 15 अगस्त से अक्टूबर क्यों समय बीत गया। तो वेट एंड वॉच की स्थिति में हरि सिंह थे। ये पहले पाकिस्तान में जाना चाहते थे, पर पाकिस्तान के द्वारा कबलाई हमला किया गया, हड़पने की कोशिश की गई।
तो इसके संदर्भ में अस्थिति की स्थिति उत्पन्न होगी उनके बीच में। तो लास्ट में जब मारकाट राज्यों में फैलने लगा तो वो भारत इंडिया के संदर्भ में एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 था वो समय। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जरिए अमल में आया। तो किस एक्ट के जरिए आया, तो ये भी आप लोगों को पीटी में पूछा जा चुका है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो इस संदर्भ में आप लोग जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आप लोगों को, एक सेकेंड, और नेक्स्ट, इस वैधानिक दस्तावेज के दस्तखत या हस्ताक्षर होते हुए पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान का अवैध कब्जा वाला इलाका POK भी शामिल था, भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो POK क्या स्थिति है, इस पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को कवर कराया जाएगा ये, क्योंकि POK जब चर्चा होगी बहुत लंबा विषय बन जाएगा, तो इसके संदर्भ में वहाँ पर चर्चा की जाएगी। अभी यह इतना ही जान लीजिए, भारत जम्मू कश्मीर का उस समय जो था 48 का कुछ ऐसा हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया था। कबीलाई जब हमला हो रहा था उसके बाद ये स्थिति था। उसी के बाद सीज फायर किया गया यूएनए के द्वारा। तो जो स्थिति बनी थी वही स्थिति पर बने रहना ही POK का जन्म देता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां थी, उस पर विशेष चर्चा की जाएगी, उसे वहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक में देखिए। दिल्ली समझौता और 35A क्या है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि यह चर्चा का विषय बना रहेगा। जब तक ये 370 का भूत रहेगा तब तक यह आपको ये समझना चाहिए, ये रहेगा ही रहेगा। राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद शेख अब्दुल्ला वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, जो अभी उमर अब्दुल्ला है, उन्हीं से संबंधित वंशज है अभी। वर्ष 1952 में जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है, के संदर्भ में 1952 में किया गया था। दिल्ली समझौते के तहत धारा 371 AD 370 1D के तहत भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर राज्य विषयों के लिए संविधान में अपवाद और संशोधन करने का अधिकार मिला। तो किस धारा के तहत? 370 1D। अभी वर्तमान स्थिति क्या है? 370A ही लागू है, D समाप्त हो गया है। तो आप लोग ये पूर्व की बात की जा रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को यह अध्यादेश 35A को लागू किया है। तो कब लागू किया? 14 मई 1954 को। तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। 5 अगस्त जो 2019 के बदलाव क्या हुए, तो इसी के माध्यम से एक एक्ट लाया, पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, 370 को समाप्त किया गया, 370 1D को। 370 अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया, ध्यान रखिएगा, अभी भी संविधान में 370A है, तो 370 है, पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 370D था, उसे समाप्त कर दिया गया है। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता, क्या संविधान से 370 हटा दिया गया? तो नहीं हटाएगा। 370 जम्मू कश्मीर के मामले में 300 वहाँ पर 370 में बहुत से राज्यों का विशेष दर्जा के संदर्भ में, विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में, आपातकालीन स्थितियों के संदर्भ में चर्चा है, तो उससे वो बना हुआ है स्थिति उसका। पर जम्मू कश्मीर का ये स्थिति स्टेटस हट गया है। जम्मू कश्मीर 2 भाग में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित, जहाँ विधानसभा जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में है, तो उसी प्रकार यहाँ भी रहेगा। लद्दाख बिना विधानसभा वाले 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। तो क्या बदलाव हो गया? ये बदलाव हुआ, पहला बदलाव तो ये हुआ। दूसरा कि रणवीर दंड संहिता के स्थान पर IPC जो है, IPC इंडियन पेनल कोड है, वो लागू होगा। पहले रणवीर वहाँ जैसे यहाँ पर सिविल हमारे यहाँ कानून व्यवस्था के संदर्भित IPC चलता है, तो इससे पूर्व रणवीर दंड संहिता वहाँ चलता था, तो अब वो समाप्त होकर IPC वहाँ लागू हो गया। आपको नेक्स्ट बदलाव क्या हुआ? भारतीय का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। समान प्रक्रिया हो गई वहाँ पर। पहले ऐसा स्थिति नहीं था, केवल जम्मू कश्मीर का ही नागरिक ये चुनाव और प्रक्रियाओं में भाग ले सकता था। किसी अन्य राज्य के पुरुष के विवाह करने पर उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पहले था कि नागरिकता वहाँ के लोगों की समाप्त हो जाती थी। तो
और भारतीय जो वहाँ पर करते थे शादी किसी महिला से तो उनकी भी नागरिकता समाप्त होती। भारत का वो जम्मू कश्मीर का संदर्भ में होती थी, उसे बहुत से हक उससे वंचित कर दिया जाता था। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकता है। पूर्व में केवल वहाँ का स्थानीय लोग ही नौकरी कर सकते थे, अब भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। तो इस संदर्भ में चीज़ें थी। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई। पहले दोहरी नागरिकता थी, एक जम्मू कश्मीर की एक भारत की, तो अब क्या हुआ, केवल भारत की नागरिकता होगी, जम्मू कश्मीर की समाप्त हो गई। यह बदलाव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर का कार्यकाल, एक सेकेंड, हाँ चलिए, जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब 6 वर्ष समाप्त हो गया और अब 5 वर्ष का जो समान हमारे यहाँ विधानसभाओं के लिए है 5 वर्ष, तो उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए भी हो गया है। दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर अलग संविधान का रद्द होना, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा, सभी समाप्त हो गया। तो ये सब जो चीज़ें थी विशेष स्थिति देती थी, विशेष स्टेटस देता था। एक बात ध्यान आप लोग रखिएगा, 370 में अन्य राज्यों की भी चर्चा है, उसमें 370D में जो चर्चा थी जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस जो बदलाव हुआ है, तो वो अन्य राज्यों के लिए नहीं था, केवल जम्मू कश्मीर के लिए था। इसलिए जम्मू कश्मीर में देखते हैं कि ये विवाद हमेशा बना रहता है। अन्य राज्य जो 370 में जिन राज्यों की चर्चा है तो वो विवाद उत्पन्न नहीं करते हैं, पर 370 जम्मू कश्मीर जरूर विवाद करता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो ऊपर बदलाव किए गए हैं जो देख रहे हैं, इसी स्थिति के कारण उनका थोड़ा सा उन्हें लगता था कि उन्हें विशेष संरक्षण मिला, उन्हें विशेष स्थिति मिला हुआ है और राष्ट्र विरोधी कार्य वहाँ होता था। केवल 2 परिवार तक ही जम्मू कश्मीर का विकास सीमित हो गया था। 2019 के बाद जो संशोधन बदलाव हुए, उसके बाद आपको डाटा याद रखना चाहिए अस्थाई समिति का। उसमें बोला गया है क्या 69% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, यह संसद में बोला गया है। तो ये कितना बड़ा डाटा है समझ सकते हैं। कोई राज्य स्टेटस पहले अगर समाप्त होता है तो उसकी आतंकवादी घटनाओं में 59% की कमी आई। यह अस्थाई समिति द्वारा बोला गया, संसद में बोला गया है तथा हमारे जो सेना विंग है उनके द्वारा भी बोला गया है। तो ये 3 स्तर पर अगर बोला गया है तो तीनों स्तर सही होंगे, तालमेल के साथ बताए गए होंगे। तो इस संदर्भित आप समझ सकते हैं कि क्या मुद्दा था। तो और भी विशेष बातें की जा सकती है, पर इतना भी आप लोगों को जानना जरूरी है पीटी मेंस और इंटरव्यू के व्यू से। मेंस मॉडल प्रश्न आप लोग तैयारी कर सकते हैं टेलीग्राम पर, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का लिंक बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहाँ पर क्लिक कीजिए, ऐड हो जाइए और अपने आंसर को वहाँ पर सेंड कीजिए। उसका जो भी होगा रिव्यू करके आपको बताया जाएगा। 370 के हालिया स्थिति के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश विवाद का बिंदु आज भी जीवित है। इसकी संवैधानिकता क्या, स्पष्ट कीजिए। तो आज भी ऐसे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण, उस पर चर्चा कीजिए, विशेष चर्चा कीजिए। और उसकी वैधानिकता संवैधानिकता क्या है उसकी भी चर्चा करना बात की जा रही है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सेंड कीजिए। अनुच्छेद 370 पीटी मॉडल प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान कब समाप्त किया गया? धारा 335 में राष्ट्रपति के द्वारा कब लागू किया गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? और भी पीटी फैक्ट बन सकता है, पर इतना ही जरूरी है, आप लोग इसे जरूर जानिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको यहीं पर मिलेगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमल में देरी राज्यों को पड़ेगी भारी। इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ दिया हुआ, आप लोग जरूर पढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या, जुड़ी समस्या क्या है, कौन से राज्य, आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ। क्या सरकार की नीति है क्या 2030 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाए एनईपी को, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप इसे जिस रूप में समझिए, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही इसे कहा जाता है। तो इसके 2000 कब तक लक्ष्य है? 2030 तक। हालांकि हरियाणा जैसे राज्यों ने 2025 तक लक्ष्य रखा। कर्नाटक ने लागू करने का पहला ऐसा राज्य जो कर्नाटक, जो लागू करने का समय सीमा निर्धारित करके अगले सत्र से वो लागू करने की व्यवस्था शुरू कर रहा है। तो इसके संदर्भ में और भी राज्य जैसे कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने भी
अनुशंसा कर दी है और राज्यों को अगर इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया, क्यों बताया कि क्यों भारी पड़ेगा, तो इसके संदर्भ में बातें दी गई है। आप लोग न्यूज़ देख लीजिएगा। की पॉइंट चलिए देखते हैं की पॉइंट क्या है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है 2020, इसे समझते हैं, इससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में नेप भी बोला जाता है, एनईपी नेप 2020। इसरो के पूर्व जो इसरो के प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में बनी एक समिति के सिफारिशों के बाद तैयार किया गया। तो किस समिति के सिफारिशों के बाद? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के संदर्भ में आप लोगों को ये नेप आया है। उसके बाद वर्तमान क्या बदलाव होंगे? वर्तमान स्वरूप जो 10+2 शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर वैश्विक शैक्षणिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली को लागू किया गया। यह क्या है? 3 से 8 होगा 5 साल, 8 से 11 होगा 3 साल, 8 फिर 11 से 14 होगा 3 वर्षीय और 14 से 18 4 वर्षीय। तो इसके संदर्भ में आपको आयु वर्ग के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है मॉडल। 3 से 18, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18। तो ये वर्ग में विभाजित किया गया पाठ्यक्रम को। तो पहले 10+2 था, पहले मैट्रिक और 10+2 की स्थिति थी, वो इस नीति के तहत समाप्त करके इस वर्गों में बांटा जाएगा, जो बहुत युक्ति प्रतीत होता है। तो इसे आगे आप लोग देखिएगा, इसके संदर्भ में चीज़ें और भी है, बहुत लंबा ये दस्तावेज है। कभी समय मिले तो जरूर इसका PDF आप लोग देखिएगा, सेंड कर देंगे मैं अपने ग्रुप पर, युक्ति के ग्रुप पर, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा तो समझिएगा। कक्षा 5 की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में अपनाने, आगे की शिक्षा मातृभाषा में प्राथमिकता देने की बात की गई है। तो ये बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है कि हमने जो अपनी मातृभाषाएं हैं उससे ही अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यह हमें बेसिक शिक्षा के साथ हमें हमारे सामाजिक सुदृढ़ीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके संदर्भ में बहुत ही युक्तियुक्त लगता है। बधिर छात्र यानी जो दिव्यांग जो छात्र हैं उनके संदर्भ में राष्ट्रीय उच्च स्तर के पाठ्यक्रम सामग्री का विकास भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को पूरे देश में मानकीकृत करके लागू करने का लक्ष्य है। यह अभी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लागू है, इसलिए एक रूपता नहीं बन पाती है। इस शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण भी यह कहा जा सकता है कि ये एक स्टैंडर्ड के साथ एक मानकीकृत लक्ष्य को पूरा करेगा और एक फॉन्ट के साथ इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स NPSTS को लागू करने का उद्देश्य रखा गया है या विचार करा, जो 4 वर्ष के एकीकृत B.Ed कार्यक्रमों की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो B.Ed के साथ इसकी तुलना की जा रही है। तो इसके संदर्भ में एक नवीन अवधारणा है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ शिक्षा में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देना और भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है। यह बहुत लंबा दस्तावेज है नेप, तो इसे PDF आप लोग सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर विस्तृत रूप से इसे खाली समय में देख लीजिएगा और भी इसके बहुत सी चीज़ें उसको अगर शामिल किया जाए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर उपयोगी चीज़ों को ही जानना उचित होगा। नेक्स्ट है नोट, आप लोग को याद रखनी चाहिए। वर्ष 1968 के बाद कोठारी आयोग जो 1964 से 66 तक बना था, 66 में सिफारिश दी के बाद पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। कब लागू की थी? 1968 में। उसके बाद यह दूसरा है 2020 में जो आया है। तो कितने वर्षों के बाद आया? कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न भी बार बार PT में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल क्रियान्वयन हेतु 5 बिंदुओं पर या विशेष बिंदुओं पर बल दिया जा सकता है। जैसे क्रियान्वयन हेतु अस्थायी समिति का गठन करना, जिस पर कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री परिषद का गठन करना। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेंस जो होता है उसमें सुधार करना। लोग एक रूपता लाने के लिए कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा सुधार हेतु विशेष कार्य बल पर स्थापना करना, उस पर उससे संबंधित कार्य करना, कैसे सुधार किए जा सकते हैं, कैसे किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाए, इससे संबंधित जो समिति होती है उसका गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा के समन्वय परिषद की स्थापना करना, ताकि उच्च शिक्षा जो है उसके बीच अंतर जो विरोध होते हैं उसको समाप्त किया जा सके और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर कार्य किया जा सके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इस पर विशेष बल करने की जरूरत है।
मेंस मॉडल प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक संपूर्ण दस्तावेज है, वर्तमान शैक्षणिक अवधारणा बदलती युक्तियुक्त विवेचना कीजिए। तो इसके संदर्भ में संपूर्ण दस्तावेज है और वर्तमान शैक्षणिक अवधारणा जो है उसको जो पूर्ण रूप से चेंज करके 360 डिग्री में परिवर्तित कर देती है। तो ये कैसे, तो इसके संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो इस पर मॉडल आंसर आप लोग भेजिएगा, उसे चेक किया जाए। पीटी मॉडल प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्लास का वर्गीकरण किस रूप में हुआ, क्लासों का वर्गीकरण कितने स्तरों पर, इसका बताइए कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाके। नेक्स्ट है, किनकी अध्यक्षता में बनी समिति सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। तो अध्यक्षता किनकी अध्यक्षता में, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी। तो यह पीटी मॉडल प्रश्न है और भी प्रश्न निकाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, पर इन प्रश्नों को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज के तौर पर आप लोग को की नोट्स निकालना है, क्योंकि सब न्यूज पर पहले भी चर्चा किया जा चुका है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जैसे जाति पर बिछी बिसात, जाति क्यों होनी चाहिए, जाति का मतलब क्या, ब्रिटिश काल में जाति जनगणना होती, क्यों इसे समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश काल में ही। तो इससे संबंधित बातें यहाँ दी गई है। मंडल कमीशन क्या है, बिहार में राजनीति, यूपीएससी तो है ही जातिगत जनगणना के संदर्भ में चर्चा, पर बीपीएससी जो एग्जाम अभी होने वाले हैं, मेंस होंगे, जैसे 67 का मेंस होगा एग्जाम के बाद, पीटी के बाद सीडीपीओ का होगा, और भी जो मेंस होंगे यूपीपीसीएस में। तो इससे संदर्भित आप लोग ये जरूर देखना चाहिए, क्यों मुद्दा इतना है। यहाँ पर बहुत अच्छा कवर किया गया की पॉइंट को, ये सब की पॉइंट आप लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही इस पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों को कवर कराया जा चुका है। मंडल कमीशन क्या है उस वीडियो में जाके देखिए, बहुत से विस्तृत बातें यहाँ बताई गई है वहाँ पर प्रिंस जायसवाल सर के द्वारा। तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं और जो भी है एक दूसरे से मर्ज करके इस पर की विस्तृत की नोट्स खुद बना लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत इनफ किया जा चुका है, काम किया जा चुका है, इसको एक दूसरे के साथ टाई अप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, आपको इस न्यूज़ को कवर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में सच्चाई बताने की जरूरत, मनोज सिन्हा जी के द्वारा, वहाँ के उच्च राज्यपाल, उनके द्वारा एक बुक पब्लिश किया गया, किताब पब्लिश किया गया है। इस किताब को आप लोगों को समय मिले जरूर देखिएगा। कश्मीर द वार ऑफ नैरेटिव में पुस्तक विमोचन की बात की गई है। क्या नरेटिव है, जम्मू कश्मीर के मामले में विस्तृत चर्चा की गई है, उसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जब इस बुक को मैं देखूंगा, पूरा पढ़ लूँगा, उसके बाद ही विशेष कुछ बातें कहूँगा। कुछ की नोट्स है जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। क्या जम्मू कश्मीर के मामले में क्या स्थिति है सरकार की, कितना बजटीय आवंटन होता है, बिहार यूपी से भी अधिक बजटीय आवंटन प्रति व्यक्ति के रूप में हो रहा है, फिर भी पिछड़ा राज्य क्यों है, वहाँ पर आतंकवाद की घटनाएं क्यों इतनी हो रही है, घटनाएं घट रही है, फिर खास वर्गों का ही विकास क्यों हो रहा है, इससे संदर्भित बातें इस बुक में की गई है। समय मिले तो जरूर ये बुक को पढ़िएगा, कश्मीर द वार ऑफ नैरेटिव, क्योंकि बुक आप लोगों को रीड जरूर करनी चाहिए। जो ऑथेंटिक बुक आती है कि हमारे जो समाज पर प्रभाव डालता है, उससे संबंधित अगर कोई किन्हीं के द्वारा बुक लिखा जाता है तो उन बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, जानना आप लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केवल किताबी ज्ञान आप लोग मत रखिएगा, किताबी ज्ञान मैं स्पेशल आप लोग को आज बता रहा हूँ। केवल किताबी कीड़ा आप लोग मत बनिएगा, क्योंकि किताबी कीड़ा आप लोग को बेहतर प्रशासक नहीं बना सकता, ये बात आप लोग जान लीजिए। बेहतर प्रशासक बनना है और बेहतर आपको समस्याओं का निदान करना है तो समसामयिक रूप से जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके साथ जुड़िए, उसके चीज़ों को समझिए। तो इसमें एक योगदान आपको ये भी दे सकता है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में केवल आप सरकारी आंकड़ा पढ़ते होंगे और विपक्ष का पक्ष जानते होंगे, विपक्ष क्या बोल रही है, पक्ष क्या बोल रही है इसके संदर्भ में, पर धरातलीय स्तर पर क्या है वहाँ का जो राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो समझा गया, उन्हें जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसी को इन्होंने अपने बुक में लिखा है। तो इसके संदर्भ में आप बहुत से चीज़ों को सीखिएगा। तो इस प्रकार कोई भी बुक आए, नॉवेल आए तो आप लोग उससे ज़रूर पढ़िए। केवल इसी की बात नहीं की जा रही, हर किसी की बात की जा रही है। आगे न्यूज़ और भी देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नीचे न्यूज़ है, आप लोग को ये कवर करनी चाहिए। देखिए आप लोग यहाँ पर काबुल के संदर्भ में है, स्थितियाँ बिगड़ रही है, सुधर रही हैं, बिगड़ रही है, सुधर रही हैं। तो ये इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, तो आप लोग को इस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोग को देखिए यहाँ पर ज़रूर याद रखनी चाहिए, तालिबान का पहला फतवा जारी हो गया है।
तो फतवा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके संदर्भ में आप लोगों को चीज़ जाननी चाहिए। तो अमूमन एक आदेश होता है, इस्लामिक आदेश होता है, जिसे मानना जरूरी होता है इस समुदाय के लोग जिनके खिलाफ होता है। अगर नहीं माना जाता है तो उसके विरुद्ध फतवा के संदर्भ में कार्य किया जाता है। तो क्या बोला, प्रांत में सह शिक्षा पर रोक लगा दी, यानी जो मेल और फीमेल जो बच्चे हैं उसको एक साथ शिक्षा नहीं दी जाएगी, अलग अलग शिक्षा दी जाएगी। इसके संदर्भ में न्यूज़ दिया गया है। और भी बहुत से फतवा जारी होंगे, क्योंकि इस्लामिक तालिबान के रूप में गठित हो रहा है। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को न्यूज़ और आगे मिलते जाएंगे। इस सबको न्यूज़ को की पॉइंट के रूप में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के तौर पर शामिल होगा। नेक्स्ट आप लोग नीचे आइए, ये आप लोग को कवर कर लेनी चाहिए। अमेरिका को ले डूबा अहंकार। किस प्रकार अहंकार अगर हावी हो जाए किसी व्यक्ति पर, किसी देश पर, तो वो अपने अमिट छाप को भी मिटा सकता है। दो अहंकारी प्रवृत्ति के रूप में अमेरिका का हमेशा याद किया जाता है। एक वियतनाम के मामले में वो 10 साल वहाँ रहा, हार के साथ है। वो अपने बड़ी संख्या में सैनिकों का वहाँ, उसकी सैनिकों की हत्या की गई। उसके बाद वो बिना नतीजा 10 वर्षों के बाद वहाँ वियतनाम से वापस अमेरिका अपने देश आ गया, अपने सैनिकों को वापसी कर ली। उसी प्रकार अफगानिस्तान में 20 साल वो रहा और बिना नतीजे के साथ वो अपने देश में अपने सैनिकों को वापसी कर ली। इस दो जो युद्ध रहे उसमें केवल अमेरिका के अहंकार को ही प्रतिबिंबित करता है कि किस प्रकार अपने अहंकारी प्रवृत्ति के कारण बिना फीस का वकील बन गया और जो चीज़ें थी और भी बद से बदतर बना के चला गया। तो इन चीज़ पर बहुत अच्छी चीज़ें से बहुत ही बेहतर तरीके से कवर किया गया इस आर्टिकल के द्वारा। तो आप लोग इसे ज़रूर जानिए। नेक्स्ट आप लोगों को याद रहे, ये आप लोगों को हिटलर के नज़र में भारत क्या था, इसको भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो हिटलर इस बुक में प्रस्तुत वैभव पुरेंद्र जी के द्वारा लिखा गया हिटलर एंड इंडिया। तो इसके विभिन्न आयाम को पर चर्चा की गई। तो आप लोग जरूर इसे देखिएगा। आज के न्यूज़ में आप लोग एक और कवर ही करना है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें लिख दी गई है। की नोट्स के रूप में जो पीटी मेंस ओरिएंट जो था, इंटरव्यू ओरिएंट, वो केवल 2 ही न्यूज़ था। तो उसके अतिरिक्त न्यूज़ें आप लोगों को खुद कवर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है उस पर चर्चा दोबारा कहीं की नोट बना कर करना उचित नहीं लगता है, एक ही काम को बार बार। तो यहाँ हॉलमार्क के संदर्भ में दिया गया है। हॉल मार्किंग क्या होता है, क्यों सोना पर हॉल मार्किंग की आवश्यकता है, उस पर जो चीज़ें हालिया घटना हो रही है उसके संदर्भ में चीज़ें दी गई हैं, खबरें दी गई हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या हॉल मार्किंग है व्यवस्था, उससे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आज के न्यूज़ में इतना ही था। तो आज के न्यूज़ के साथ ही जो भी चीज़ें थी पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट, तो उस पर विशेष चर्चा इतनी ही रहेगी। आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि और भी बेहतर हम लोग काम करें। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके और भी मोटिवेट हम लोग हो सके। जल्द ही बीपीएससी के स्पेशल सीरीज आज या कल में आएगा। इस पर काम जोर शोर से चल रहा है, इसलिए 2-3 दिनों से ना टॉप 10 का सीरीज आ रहा है, ना बीपीएससी के ओरिएंट को चीज़ें आ रही है। जब आएगा कंटिन्यू आएगा, तो इसलिए थोड़ा सब्र के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय